हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी की ज़ुबान। हम लेके आए हैं क्लास 9th का समकालीन भारत। बुक का नाम है चैप्टर अध्याय 2 और चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा DSSB, KVS, NVS, EMRS, BPSC, TRE 4 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और साथ ही साथ क्लास 9th के बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। इसमें हम दो आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। एक है मुख्य भू आकृति, दूसरी है भूगर्भिक विशेषताएं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि एक मुख्य भू आकृतियाँ हैं और भूगर्भिक विशेषताएं, इन दोनों में अंतर होता है भारत के। ठीक है, जैसे ये वाला इलाका है जिसे भारत का मैप बना दिए हम। ठीक, भारत का मैप बना दिए, ये वाला जो हमारा जाता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बनता है मैप, ये हो गया, इंडिया का मैप बन गया। तो इंडिया के मैप का जो भूगर्भिक की बात करें तो इसमें ये प्रायद्वीपीय का इलाका है, भूगर्भिक बना था हमारा। ये उत्तर का मैदान हो गया और ये हिमालय का जो भाग गया। तो इन तीन हिस्सों को भूगर्भिक मानते हैं। ठीक, और जो हमारे भू आकृतियाँ हैं वो उसके 6 भागों में बांटते हैं। ये हमारा जो तटीय मैदान हो जाता है, पश्चिमी तट है, अरे ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये द्वीपीय है। ठीक है, ये उत्तर का मैदान भी शामिल हो जाता है और ये मरुस्थल, यानी 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा इसमें शामिल हो जाती हैं, 3 चीज़ें। तो भारत क्या है? भारत एक विशाल देश है जहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह हैं। भूगर्भिक विशेषताएं, जियोलॉजिकल फीचर्स। भूगर्भिक विशेषताओं के बारे में क्या किया है? तो भूगर्भिक विशेषताएं, जियोलॉजिकल फीचर। भारत की भूमि में बहुत अधिक भौतिक विविधताएं हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जो है यह पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार से पहले बहुत स्थिर माना जाता था, यानी प्रायद्वीपीय पठार को पहले क्या माना जाता था? पहले स्थिर माना जाता है, क्योंकि उसका जो निर्माण है उसमें स्थिर है, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में उसमें भूकंप की गति देखी गई है उसने इसको गलत साबित कर दिया है। प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है? तो प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में जो पहाड़ियाँ हैं वो ऊंची पहाड़ियाँ और चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार में ऊंची पहाड़ियाँ नहीं, कम ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की जो पहाड़ी की ऊंचाई है कम ऊंचाई है, जबकि ऊंची पहाड़ियाँ हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय पठार की जो पहाड़ियाँ हैं कम ऊंची पहाड़ियाँ और चौड़ी घाटियाँ हैं। अब बात करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत का भूगर्भ जो है वह वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय क्या है? एक अस्थिर भाग है। अस्थिर मतलब इसमें बदलाव होते रहता है। ठीक है, वर्तमान समय में भी जो हिमालय पर्वत है उसमें बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। हिमालय पर्वत में ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान जो है यह जलोढ़ निक्षेप से बना है और यह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में सबसे हाल की बनी आकृति मानी जाती है, स्थलाकृति मानी जाती है, जो हिमालय उत्तरी मैदान का भाग। भारत के भूगर्भिक, जियोलॉजिकल और भौगोलिक फिजियोग्राफिक में वर्गीकरण करें तो हमें ये 3-4 अंतर देखने को मिलते हैं। इसके आधार क्या हैं? और भूगर्भिक वर्गीकरण दिया है, जियोलॉजिकल और भौगोलिक वर्गीकरण यानी फिजियोग्राफिक। तो इसके बारे में जो अंतर दिया है, मुख्य केंद्र क्या है? तो भूगर्भिक वर्गीकरण जो हम करते हैं उसमें अंतर क्या देखते हैं कि चट्टानों की आयु, उनकी संरचना और निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो चट्टान है। भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं पर्वत, मैदान, पठार, जलवायु और बाहरी स्वरूप को देखते हैं। कुल भाग की बात करें तो भूगर्भिक वर्गीकरण में हम 3 भागों में बांटा हुआ देखने को मिलता है और भौगोलिक वर्गीकरण में इसके 6 भाग देखने को मिलते हैं। जैसे 3 भाग में हमने क्या देखा था? जो हिमालय का भाग है उसका, प्रायद्वीपीय भाग और उत्तर के मैदान, 3 भाग हम इसमें देखते हैं। और सबसे पुराना कौन है? प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के बाद फिर हिमालय बना है और सबसे नवीन स्थलाकृति किसको मानी जाती है? तो उत्तर के मैदान को माना जाता है। और भौगोलिक वर्गीकरण में 6 रूप देखने को मिलते हैं इसमें, हिमालय, प्रायद्वीपीय, ठीक है, और उत्तर का मैदान है। जो इसमें कहा जाता है कि इसमें ये सारी चीज़ों को भूगर्भ में क्यों नहीं डाला जाता है? तो प्रायद्वीपीय भाग में ही पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को प्रायद्वीपीय भाग और रेगिस्तान भाग को भी प्रायद्वीपीय भाग में ही रखा जाता है। ठीक है, दृष्टिकोण किस आधार पे इनको अलग किया गया है? तो यह एक इंजीनियर या वैज्ञानिक का नज़रिया है, यानी भूगर्भिक वर्गीकरण जो है एक इंजीनियर वैज्ञानिक का नज़रिया, यानी नींव कैसे पड़ी, भारत का जो भूखंड है उसका नींव कैसे पड़ा, उस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण में हम क्या देखते हैं? तो ये भूगोलवेत्ता और पर्यटक के रूप में नज़रिया देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु कैसी है, प्राकृतिक कैसी है, मिट्टी कैसी है, सारी चीज़ देखते हैं। समय सीमा की बात करें तो भूगर्भिक वर्गीकरण है यह करोड़ों वर्षों के भूगर्भिक इतिहास पर आधारित है और भौगोलिक वर्गीकरण जो है यह वर्तमान धरातलीय स्वरूपों पर आधारित है। तो इस तरह से जो हम भूगर्भिक और भौगोलिक अंतर देखने को मिलते हैं उनका वर्गीकरण है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का भौगोलिक वर्गीकरण बताइए, तो उसमें 6 भाग हम देंगे और जो भूगर्भिक जियोलॉजिकल डिवीजन मांगेगा, फिजिकल डिवीजन, तो उसमें 3 भाग को हम रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने का क्या है इसमें? प्रायद्वीपीय पठार पुरानी चट्टानों से निर्मित है। ये प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय नवीन और अस्थिर संरचना मानी जाती है। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, अगला
मुख्य भौगोलिक वितरण, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात हो रही है। तो भारत को भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस तरह से हमने बहुत बार एक ही चीज़ को हमने रिवीजन कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमें याद हो गई होंगी। अगला पॉइंट क्या रहा है? अलग अलग भाग में हिमालय पर्वत की बात करेंगे। तो हिमालय पर्वत का जो भूगर्भीय बनावट है उसके बारे में बात करें तो हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है? भारत का जो हिमालय बना हुआ है वो किस पे स्थित है? तो भारत का जो हिमालय है वो बोला जाता है कि ये वाला इलाका जो है उत्तर में है, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है एवं युवा बनावट के दृष्टिकोण से यह बलित पर्वत की श्रृंखला कहा जाता है। तो हिमालय कौन सी पर्वत की श्रृंखला है? तो बलित पर्वत श्रृंखला कही जाती है, बलित पर्वत श्रृंखला। विस्तार की बात करें तो यह पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी कि यहाँ पे सिंधु नदी से शुरू होकर ये कहाँ तक आता है? ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय को आता है। 3 भाग में इसको बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम अगले पॉइंट में करेंगे। आकार और लंबाई की बात करें तो हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। तो ऐसे जो है ना, एक अर्धवृत्त का निर्माण ऐसे आता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बीच में ढला हुआ टाइप से आता है। ऊपर यहाँ ऐसे है, फिर नीचे आता है, फिर आके यहाँ से ऊपर हो जाता है, फिर यहाँ से आके ऐसे घूमता है, ठीक है। तो एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है और इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ सिंध से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हिमालय को 3 मुख्य भागों में वर्गीकरण किया गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। सबसे ऊपरी हिमालय को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी हिमालय को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। और दूसरे हिमालय को हिमालय या हिमाचल या निम्न हिमालय कहते हैं, ठीक है, हिमाचल या निम्न हिमालय कहते हैं। और तीसरे को क्या कहते हैं? बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो आता है 3 हिमालय बने रहते हैं। अब बढ़ेंगे महान या आंतरिक हिमालय की बात करेंगे। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। अगर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय, 3 नाम है, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। तो यह सबसे उत्तरी भाग है और यह सबसे अधिक सतत है। सतत का मतलब क्या होता है? अभी बताते हैं सतत का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब ये होता है कि ये वो जो भाग दिया है ना, ये वाला आंतरिक हिमालय, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये चीज़ें जो हैं एकदम, 1 मिनट, ये जो भाग आया है ना, ये वाला, ये पूरा देखिए कहीं भी ये कटा फटा नहीं, एकदम प्लेन टाइप में गया सीधा, ये आके ऐसे ऐसे गया। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सतत हिमालय। क्या है? सतत हिमालय है ये। तो इसलिए इसको क्या है? सबसे अधिक सतत कहा गया, मतलब लगातार सबसे अधिक सतत कहा गया। तो पूछेगा कि कौन सा हिमालय सबसे अधिक सतत है? तो आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, सतत हिमालय। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी कटा छटा नहीं, सीरीज से एकदम शुरू हुआ है और लगातार चलते हुए आ रहा है, इसलिए इसको सतत हिमालय कहा गया। जैसे अभी हमने यहाँ पे दिखाया कि ये देखिए पूरा कहीं इसका कटा फटा हिस्सा नहीं है, पूरा एकदम प्लेन टाइप यहाँ तक आया हुआ है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। सर्वाधिक ऊंचे शिखर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बनावट की बात करें तो जो आंतरिक हिमालय है किन चीज़ों से बना है? तो आंतरिक हिमालय की निर्माण किससे हुआ है? क्रोड ग्रेनाइट से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट से। तो ग्रेनाइट कैसे हम याद रखेंगे कि इसका क्रोड किससे बना हुआ है? तो आंतरिक हिमालय या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय पूछेगा कि उसका क्रोड किसका बना है? तो ग्रेनाइट का बना है। तो ग्रेनाइट कैसे याद करें? ग्रेनाइट याद करने के लिए एक ट्रिक है, ग्रेट। महान हिमालय को क्या, महान को क्या बोलते हैं? ग्रेट बोलते हैं। तो ग्रेट हिमालय किसका बना हुआ? ग्रेनाइट का बना हुआ। ग्रेट ग्रेनाइट, ग्रेट ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ से कई हिमानियों का प्रवाह होता है, यानी कि हिमाद्री हिमालय इसीलिए कहा हिमाद्री हिमालय इसको कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा है, ये बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं, ठीक। तब तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो महान हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जहाँ कई महत्वपूर्ण हिमानियाँ और दर्रे स्थित हैं। जैसे प्रमुख हिमानी कौन सी है इसमें? गंगोत्री है, यहाँ से गंगा नदी भागीरथी नाम से निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्रोत है। जेमू, जेमू कहाँ है? जेमू यह सिक्किम में स्थित है। मिलाम, मिलाम कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। प्रमुख दर्रे कौन से हैं? जोजिला, सिपकिला, नाथुला, बोमडीला, लिपुलेख। जोजिला दर्रा है, ये कहाँ पे है? लद्दाख में, और किसको जोड़ती है? कश्मीर को लेह से जोड़ती है। सिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, तिब्बत की सीमा पे है। नाथुला सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और लिपुलेख उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है उत्तराखंड। ये ट्रिक है याद करने का, जो भी दर्रे हैं ना उनको याद करने का ट्रिक दिया हुआ है। क्या है? उत्तराखंड में नीति को लिपि लिखना माना, यानी कि नीति को लिपि लिख के मनाया। नीति को क्या किया? लिपि लिखा। कौन सी? ब्राह्मी लिपि लिखा। कौन सी लिपि लिखा? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि लिखा।
ठीक है। नीति को ब्राह्मी लिपि लिख के मनाया, तो नीति दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। लिपि से लिखा मतलब लिपि लेख दर्रा कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। मनाया मतलब माना दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। तो नीति को लिपि लिख के मनाया, ठीक है। नीति ले दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। हिमाचल प्रदेश की में जो दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। हिमाचल का रोहतांग क्या है? बड़ा शरारती है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा शरारती में बड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा लोचा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। शरारती मतलब शरारती दर्रा या सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम के नाथू को जेल हो गई, सिक्किम के नाथू को जेल हो गई, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश के लिए ट्रिक है, अरुण ने बीज बो दिया। अरुण ने बीज बो दिया, तो अरुणाचल प्रदेश में बीज बो दिया। बो मतलब क्या हो जाएगा? बोमडीला। दी का मतलब हो जाएगा दीफू दर्रा। या का मतलब यांगयाप दर्रा। कहाँ पे हो जाएगा ये सब? अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का याद करें तो ट्रिक है काजो पी बाबू। काजो पी बाबू, काजू पी बाबू क्या है? काजू। जम्मू और लद्दाख में क्या हो जाएगा? काजू पी बाबू, काजू पी बाबू। जम्मू कश्मीर में जाओ काजू पी बाबू। तो का से काराकोरम, जो से जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो इस तरह से दर्रा हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट एक ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है ट्रिक? तो इसमें एक बात है कि जो ला ला मिल रहा है ना, तो ला का मतलब क्या होता है? तो ला का मतलब ही दर्रा होता है, इसलिए अक्सर नाम के पीछे ला लगा दिया जाता है। ये किस भाषा में होता है? तो हिमालयी भाषा में ला का मतलब दर्रा होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का दूसरा है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय हम किसे कहेंगे, यानी आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हिमाचल हिमालय के बारे में, ठीक है। तो यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और सबसे अधिक असम है। सबसे अधिक असम का मतलब क्या है? कि ये लगातार नहीं है, सबसे अधिक असम है। सबसे अधिक असम का मतलब जैसे हम देखें ना, आंतरिक हिमालय एकदम लगातार चला हुआ है, ऐसे आया कहीं कटा पड़ा, लेकिन जो हिमाचल या निम्न हिमालय बहुत जगह जगह टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे कटा कटा है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि यह असम है, अधिक, सबसे अधिक असम है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो क्या होता है अत्यधिक संपीड़ित? मतलब कि जो बीच में रहता है, मिडिल में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? हर सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, यानी मिडिल फैमिली क्या होती है? सबसे ज़्यादा परेशान रहती है। तो अत्यधिक संपीड़ित रहने वाला कौन होगा? तो मध्य हिमालय होगा, या हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय कहेंगे उसको, ठीक है। परिवर्तित शैलों से बना, यानी रूपांतरित शैलों से बनता है ना, तो ये अपने आप को रूपांतरित कर पाता है। तो ये चीज़ें हमें याद करने का एक ट्रिक है कि तो जो मध्य में रहेगा सबसे अधिक संपीड़ित रहेगा और परिवर्तित होने का कोशिश करेगा, तो ये परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर के बीच है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें प्रमुख श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं। तो पीर पंजाल श्रृंखला है जो सबसे लंबी और महत्वपूर्ण है, धौलाधर है, एवं महाभारत श्रृंखला इसमें देखने को मिलती है। पीर पंजाल को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको हम आंतरिक हिमालय में डाल देते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के इलाके में आता है, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि पीर पंजाल मध्य हिमालय में आता है, ठीक है। अगर ये प्रमुख श्रृंखला के बारे में बात करें, अगर दर्रा के बारे में बात करेंगे पीर पंजाल तो कश्मीर में आता है, ठीक है। प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से है? तो इसमें कश्मीर की घाटी है, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ हैं, इसे पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो आंतरिक हिमालय के बाद जो नीचे का इलाका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश आता है। कुछ दून को लेके हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि दून कहाँ पड़ेगा, तो दून कहाँ पे है? उत्तराखंड में दून है, देहरादून है, ठीक है। उससे हम अनुमान लगा लेंगे उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड कहाँ है? सबसे आखिरी में है, तो वहाँ पे दून वाला नाम आएगा। जबकि कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी मध्य हिमालय में आएंगे। क्वेश्चन में आते हैं चीज़ें, ध्यान देना है सब चीज़ को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं शिवालिक या बाहरी हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, या बाहरी श्रृंखला है कौन सी? जो आखिरी है, तीसरी। और आंतरिक कौन है? जो सबसे पहली है। ऊंचाई और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर के बीच है। बनावट, ये श्रृंखलाएं नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी, अवसाद, ठीक है। जो सबसे आखिरी में क्या है? अवसाद है। क्यों अवसाद क्यों कहेंगे इसको हम? अवसाद इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आती है? नदियों की जल आने लगता है और यहाँ पे जमा होने लगता है, तो असंपीड़ित अवसाद बोला है। तो अवसाद कहाँ पे हो जाएगा? शिवालिक वाले इलाके में हो जाएगा, इनसे इनका निर्माण हुआ है। दून की बात करें तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर हैं। सबसे पहला कौन है? माउंट एवरेस्ट है। 10 हिमालयों की सूची यहाँ पे दी हुई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848, ठीक है। कंचनजुंगा भारत का सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है। यहाँ पे धौलावीरा है, नंदा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी, कामेट, नामचा परवा, गुरुला, मंदाता। तो यहाँ पे हमें एक याद करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो याद करने में हम क्या लिखेंगे? एवरेस्ट मसाला, क्या है लिखेंगे? एवरेस्ट मसाला, एवरेस्ट मसाला नहीं, एवरेस्ट कंचन, एवरेस्ट कंचन, एवरेस्ट कंचन मसाला धोला,
एवरेस्ट, कंचन, मसाला, धौला से क्या हो जाएगा, एवरेस्ट से माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मसाला से मकालू, धौला से धौलागिरा। नंगा अन्ना, नंगा अन्ना क्या कर रहा है, नंगा अन्ना, नंदा का नोचा, नंगा अन्ना, नंदा का नोचा, गुरुमा, नोचा गुरुमा, नोचा गुरुमा। तो इस तरह ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये तो पूरा एवरेस्ट का लाइन क्रम हो गया ऊंचाई के हिसाब से। दो इसमें कामेट और नामचा दो है सेम दूरी पे है, इनका सेम ऊंचाई है। ठीक है, तो इनको हम याद करें, गुरुमा जो सबसे 7,728। ठीक, और भारत की जो ऊंची चोटी है उसको हम कैसे याद करेंगे, तो भारत वाली जो ऊंची चोटी है उसको हम याद करेंगे, नेपाल की जो चोटियां हैं उसके लिए ट्रिक है मॉम। क्या है, मॉम धन्ना, मॉम धन्ना अन्ना गुरु। ठीक है, मॉम धन्ना अन्ना गुरु, मॉम धन्ना अन्ना मेरी गुरु हैं। ठीक है, मॉम धन्ना अन्ना मेरी गुरु हैं। तो माँ से क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, एक माँ से हो जाएगा मकालू, एक ध से हो जाएगा धौलागिरा। ठीक है, धौलागिरा, फिर अन्ना से अन्नपूर्णा हो जाएगा, और गुरु से गुरुला मंदाता। तो ये नेपाल की चोटियां हो जाएंगी क्रम से। ठीक, भारत वाली कैसे होगी, तो भारत की है कंचन के सिक्के। क्या हैं, कंचन के सिक्के हो जाएंगे, कंचन के सिक्के। फिर और नंगा पर्वत कहाँ पे है, लद्दाख में है। तो ठीक है, यानी कि लद्दाख के पर्वत, पहाड़ों का नंगा रूप कहाँ पे है, लद्दाख में। लद्दाख का पहाड़ क्या है, नंगा, लद्दाख का पहाड़, लद्दाख का पहाड़ नंगा है। ठीक है, ये हो जाएगा भारत में। फिर उसके बाद नंदा देवी की बात करें तो उत्तर का नंदा और उत्तर का काम, उत्तर का नंदा और उत्तर का काम से हम याद कर लेंगे, और अरुण का नाम, अरुण का नाम या नाम का अरुण। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक से इनको याद कर लेंगे। पढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर। अभी हमने हिमालय का विभाजन कैसे पढ़ा, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ। उत्तर सबसे पहले आंतरिक हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर बाह्य हिमालय। तो अब पढ़ेंगे हम कि जो हमारा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है इसको पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व के हिमालय को नदी घाटी के सीमाओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कैसे, यहाँ पे सिंधु सतलज, ठीक है, फिर सतलज से काली, फिर काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग। तो 4 भाग में बांट दिया गया। इस भाग को हम क्या कहते हैं, पंजाब का हिमालय, इस भाग को कहेंगे कुमाऊं का हिमालय, इस भाग को नेपाल का हिमालय, और इस भाग को असम का हिमालय कहेंगे हम। पंजाब के हिमालय कौन सी है, सिंधु और सतलज नदियों के बीच का भाग, इसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ वाला इलाका कश्मीर हिमालय, फिर इसके बीच के बाद का हिमाचल हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित भाग को कुमाऊं हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय, और असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग, जो दिहांग किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इसको क्या कहा जाता है, असम हिमालय कहा जाता है। इस तरह से हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया गया नदियों की सीमाओं के आधार पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा क्या बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, विस्तार, दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। कह रहा है ना कि दिहांग जो है विस्तार, ये वाला जो भाग कह रहा है कि ये जो हिमालय का भाग आता है ना दिहांग पे, यहाँ के कहाँ जाता है, दक्षिण की ओर। ये दक्षिण की ओर यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, ये दक्षिण की ओर घूमेगा और एक तीखा मोड़ लेते हुए भारत की पूर्वी सीमा तक फैल जाता है। तो ये जो फैला हुआ है ना दक्षिण की तरफ घूमते हुए जहाँ भी है, तो इसको क्या कहते हैं हम, भौगोलिक संरचना। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थरों और औषधि शैल से बनी विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषता क्या है, ये घने जंगलों से ढकी हैं। ये अधिकतर समानांतर श्रृंखला और घाटियों के रूप में है। इसमें प्रमुख पहाड़ियाँ पटकाई, नागा, मिजो, मणि पहाड़ियाँ इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है, जो अभी हमने दिखाया उसमें ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे भारत के उत्तरी मैदान की, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी मैदान, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, कितनी लंबाई है, इसके बारे में। नदी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर करेंगे और आकृति भिन्नता के आधार पर इनका विभाजन करके देखेंगे उत्तरी मैदान का। ठीक है, तो अब पहले हम देखेंगे निर्माण और विस्तार। उत्तरी मैदान का निर्माण और विस्तार। नदी प्रणालियाँ, उत्तर का मैदान जो है यह 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी है, एक सिंधु नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इन 3 नदियों के नदी तंत्र के मैदान बहाव से, नदी प्रणालियों से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ तथा इनकी सहायक नदियों से उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर मैदान की मृदा की बात करें तो
उत्तर के मैदान के मृदा का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। किससे हुआ है? एल्वाइल सोल यानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसकी स्थिति की बात करें तो यह हिमालय के गिरिपाद में स्थित द्रोणी में लाखों वर्षों तक जलोढ़ के निक्षेप से यह उपजाऊ मैदान बना है। किसमें? लाखों वर्ष लगा इसको बनने में। उत्तर के मैदान का क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर के मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय में हमने देखा उसकी भी लंबाई कितनी थी? 2400 किलोमीटर, लेकिन उसकी चौड़ाई जो थी जम्मू कश्मीर में 400 मीटर थी, 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक थी। ठीक है, तो वहीं उत्तर के मैदान की बात करें तो लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है, समृद्ध मृदा पाई जाती है, पर्याप्त पानी पाया जाता है और अनुकूल जलवायु पाई जाती है। इन सारी चीज़ों पाए जाने के कारण जो उत्तरी मैदान है कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र इसको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके आएंगे मैदान के बारे में, नदी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नदी द्वीप, उत्तरी मैदान में नदी द्वीप भी बनते हैं। ये नदी द्वीप कैसे बनते हैं? तो जब नदियों के निचले भागों में ढाल कम होने लगता है, जैसे हिमालय से नदी आती है तो ऊपर से गिरती है ढाल में तो तेज गति से आती है, लेकिन जैसे जैसे नदी नीचे आती है ना तो इसका गति क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है, और ढाल भी धीमा हो जाता है। तो यहाँ पे नदी की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नदी की गति कम होने से यहाँ पे गाद इकट्ठा होने लगते हैं। जब गाद इकट्ठा होने लगते हैं तो यहाँ पे नदी द्वीप बनने लगता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहलाता है। यह कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है, जहाँ लोग निवास भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जय नदी द्वीप कैसे बनता है हमने देख लिया कि शुरू में नदी तेज धाराओं के साथ बहती है, लेकिन जैसे जैसे इसका ढाल कम हो जाता है तो यहाँ पे गाद और साथ जमा होने लगते हैं, जो नदी द्वीप का निर्माण होता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। तरिकाएं क्या कहलाती हैं? तो नदी के निचले भाग में जहाँ पे गाद एकत्र हो जाता है तो नदी यहाँ से कई धाराओं में बढ़ जाती है, कोई नदी इधर कोई इधर कोई इधर, तो ये कई धाराओं में नदियाँ बढ़ जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तरिकाएं कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो नदी द्वीप और तरिकाएं में हम अंतर समझ गए हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट, क्या है कि उत्तरी मैदान का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जो उत्तर का मैदान है भारत का उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो क्षेत्र के आधार पर किया गया है। इस आधार पे उत्तर के मैदान को 3 उपवर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, पंजाब का मैदान जो है यह उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, यानी उत्तर के मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? पंजाब का मैदान, जो सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा बना हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहाँ दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा का मैदान, दोआब का मतलब क्या हो जाता है? 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। ठीक है, पंजाब नाम क्यों रखा गया? तो 5 नदियों के बीच का भाग का नाम क्या गया? पंजाब, 5 नदियों के बाद। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। गंगा का मैदान, इसका विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? तो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। सबसे अधिक दोआब की संख्या कहाँ पे मिलती है? तो पंजाब के मैदान में मिलती है। ठीक है, पाकिस्तान में। गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उत्तर का मैदान कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? हरियाणा में फैला हुआ है, दिल्ली में फैला हुआ है, यूपी में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान का। ब्रह्मपुत्र का मैदान यह मुख्य रूप से असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें पढ़ेंगे आकृति भिन्नता के आधार पर मैदान का विभाजन, यानी कि आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन किस रूपों में किया गया है? तो 4 भाग में किया गया है। पहला भाबर के रूप में, दूसरा तराई, तीसरा भांगर, चौथा खादर। तो आकृति भिन्नता के आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। भाबर का मतलब क्या होता है कि नदियां जब भी हिमालय की नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, शिवालिक कहाँ पे है? हिमालय का सबसे आखिरी भाग क्या है? शिवालिक कहलाता है। तो जब हिमालय से नदियां निकल के उतरते समय शिवालिक की ढाल पर आती हैं तो वहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर की, कितनी? 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण करती हैं। कितने? 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी का कंकड़ का निक्षेपण करती हैं शिवालिक में, और यहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं? तो इन्हीं कंकड़ों में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं? हम भाबर कहते हैं। भाबर फट गया। भाबर फट गया मतलब कि नदी क्या होती है? पहाड़ वहाड़ है, उसके नीचे जल छिपा हुआ है, कभी अचानक से जल निकलता है तो उसको भाबर कहते हैं। ठीक है, तो भाबर फट गया। तो कहते हैं कि जब पर्वत से नदियाँ निकल के शिवालिक क्षेत्र में आती हैं और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी गुट्टी का निक्षेपण, कंकड़ पत्थरों वाली गुट्टी का निक्षेपण का
जमाव करती हैं, ठीक है, और यहीं पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो इसको भाबर कहेंगे। तराई क्या कहेंगे कि भाबर के दक्षिण में नदियाँ पुनः निकल जाती हैं और एक नम तथा दलदली क्षेत्र, यहाँ पे तो नदियाँ जम गई, फिर यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो क्या करती हैं, अचानक निकलती हैं तो इस वाले भाग को हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। यह वन्य प्राणियों के घने जंगलों वाला क्षेत्र है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क तराई क्षेत्र में। फिर आता है भांगर। भांगर क्या कहलाता है, यह उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है, यानी उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग किसको बोला गया है, तो भांगर को बोला गया है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग किसे बोला गया है, तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग भांगर को बोला गया। किसको बोला गया, भांगर या बांगर भी कहते हैं इसको, भांगर या बांगर कहते हैं, यानी उत्तरीय मैदान का सबसे विशालतम भाग किसे बोला गया है, बांगर या भांगर को। ठीक है, यह बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है। किस पे स्थित होता है, बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है और वेदिका जैसी आकृति दिखाता है। यहाँ की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। खादर की बात करें तो बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं, यानी बांगर के नीचे का जो इलाका आता है वहाँ पे बाढ़ का भाग होता है और बाढ़ के ऊपर वाला भाग बांगर कहलाता है, जो विशालतम क्षेत्र है उत्तर के मैदान का। तो खादर वाला भाग जो है वह युवा निक्षेप कहलाता है और इनका निर्माण लगभग प्रत्येक वर्ष निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आकृतिक भिन्नता के आधार पे जो उत्तर का मैदान है उसको 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, भांगर और खादर में। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगला वीडियो नहीं, अगला पॉइंट। अब बढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। क्या है प्रायद्वीपीय पठार, इसमें सामान्य परिचय पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार का, फिर उसका मुख्य विभाजन देखेंगे, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना करेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य परिचय क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति एक मेज की आकृति वाला स्थल है। संरचना की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टल, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टल, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था, इसलिए यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार कैसी है, चौड़ी है, मेज के समान इसकी आकृति है और यह छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे और गोलाकार पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं और इस पर कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यह प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता हो गई। ठीक, अब मुख्य विभाजन के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य विभाजन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। क्यों, पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन के पठार के भाग में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि की स्थिति कहाँ पे है, तो मध्य उच्च भूमि की स्थिति मैप के थ्रू दिखाते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर हिस्सों पर फैला हुआ है उसे उच्च भूमि कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये कौन सी है, ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है ये। ठीक है, इसके ऊपर ये बिंद श्रेणी की पर्वत है, तो वहीं कह रहा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो भाग स्थित है ना, मालवा का पठार। ठीक है, ये रहा मालवा का पठार स्थित वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर हिस्सों पर फैला हुआ है उसको हम मध्य उच्च भूमि कहते हैं। सीमाएं, मध्य उच्च भूमि की सीमा की जो बात कर रहा है तो दक्षिण में बिंद श्रृंखला, यानी कि दक्षिण में कौन सी है, बिंद श्रृंखला, ये रही बिंद श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि की। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, ये रही उत्तर पश्चिम में उसके अरावली पर्वत श्रेणी है और पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। ठीक है, इसमें मरुस्थल में ये जो मालवा का पठार ये दिख रहा है ना पूरा ये वाला इलाका, तो ये जो है इसमें हमें नदियाँ इसमें कौन कौन सी बहती है, तो चंबल है, चंबल नदी ये रही, चंबल नदी बहती है, सिंध बहती है, सिंध बहती है, सिंध वाली नहीं है दूसरी वाली सिंध है। ठीक है, सिंध बहती है नदी इसमें, बेतवा है, केन है और कौन सी है, तो ये नदियाँ कहाँ बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। नदियाँ दक्षिण पश्चिम से इधर से निकलती हैं और उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। मध्य उच्च भूमि का विस्तार की बात करें तो मध्य उच्च भूमि का विस्तार जो है पश्चिम में चौड़ी है, ये रही ना पश्चिम में, ये देखिए यहाँ से ये जो बिंद का क्षेत्र है ये यहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे घूम के जाए तो पश्चिम में इसका विस्तार है पूरा। ठीक है, लेकिन पूर्व में ये देखिए पूर्व के साइड में क्या संकीर्ण हो जाती है पूरा। ठीक है, पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार सुदूर पूर्व में छोटा नागपुर, ये रहा ना छोटा नागपुर, सुदूर विस्तार पूर्व में छोटा नागपुर जिसे दामोदर नदी अपवाहित करती है। छोटा नागपुर है, यहाँ पे दामोदर नदी बहती है। ये पूर्वी विस्तार है मध्य उच्च भूमि का। ठीक है, इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कहा जाता है। अब देखेंगे दक्कन के पठार के बारे में। ये देखिए ये रहा दक्कन पठार। ठीक है, आकृति कैसी है, यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये रही हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, ये रहा हमारा जो पर्वत है, ये कैसे त्रिभुज का आकार बना रहा है, त्रिभुज का आकार बना रहा है ये दक्कन का पठार। सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, ये रहा उत्तर में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। जबकि पूर्व में क्या है, महादेव, पूर्व में महादेव है, महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला, इसमें ये रही महादेव की पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ियां हैं तथा
मैकाल श्रृंखला इसमें स्थित है। ठीक है, ढाल यह पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल है। ये देखिए पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल इसमें देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी विस्तार की बात करें तो इसे स्थानीय रूप में मेघालय, कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कॉर्बी एंगलोंग पठार ये जो दिख रहा है, कॉर्बी एंगलोंग पठार, ये वाला जो इलाका है ना, ये गारो खासी जयंतिया, तो ये कॉर्बी एंगलोंग पठार है ये। ठीक है, और ये मीजो वाली श्रेणी जो है ये हिमालय वाली है, यहाँ ध्यान देना है। तो दक्कन के पठार का जो भाग है ये स्थानीय रूप में इसे मेघालय, कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 मुख्य श्रृंखलाएं, गारो खासी जयंतिया, ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, और ये किसके द्वारा टूटा है? तो ये मालदा भ्रंश की वजह से ये टूट जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। जो अभी हमने मैकाल श्रेणी की बात की है, महादेव श्रेणी है, ये मैकाल श्रेणी है। ठीक है, दक्षिण के पठार के पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? पूर्वी में पूर्वी घाट है, ये वाला देखिए, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, और पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ये वाला इलाका पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की हम तुलना करते हैं। ये विशेषता दिया हुआ है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। स्थिति की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है वह पश्चिमी तट के समानांतर है। किसके तट के समानांतर है? तो पश्चिमी तट के समानांतर है, और ये ध्यान देना सतत है, लगातार है। और पूर्वी घाट जो है वह पूर्वी तट के समानांतर है, लेकिन ये असत है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ आती हैं, यहाँ पे नदियों का पानी आता है और ये इस पूर्वी भाग को काट देते हैं, तो इसलिए असतत है। ऊंचाई की बात करें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर अधिक ऊंचाई है, और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ये कम ऊंचे हैं। विस्तार की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है तापी नदी से दक्षिण तक है, और पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक है। ठीक है, कहाँ तक है? पूर्वी घाट महानदी से लेकर नील नदी तक है, नीलगिरी के पहाड़ियों तक है, और जबकि पश्चिमी घाट जो है वह तापी नदी से लेके, मैप के थ्रू दिखाएं, चलिए हो जाएगा, देख लेना मैप में। सर्वोच्च शिखर, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाई मुंडी है 2695 मीटर, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर है। वर्षा की बात करें तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है जो आर्द्र हवा के टकराने से होती है, और पूर्वी घाट में नदियों द्वारा कटाव के कारण अनियमित होती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भाग और दिए हुए हैं, इसमें देख लेते हैं जो चीज़ नहीं दिया हुआ है। जैसे वर्षा के प्रकार में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि आर्द्र हवा जो होती है ढाल से टकराकर ऊपर उठने के कारण ये पर्वतीय वर्षा होती है। पूर्वी घाट में जो वर्षा होती है मुख्य रूप से मानसूनी हवाओं के प्रभाव से होती है। ठीक है, और सब चीज़ें तो इसमें दिया ही होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, ये सतत हैं और ये इन्हें केवल दर्रों द्वारा पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट को केवल दर्रों द्वारा पार किया जा सकता है। और कौन सा दर्रा है? थाल घाट है, भोर घाट है और एक पाल घाट है, पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें पहाड़ी और नगर की पहाड़ियों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। पहाड़ी नगर और पहाड़ी नगर कौन कौन से? उडगमंडलम यानी ऊटी, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी वह स्थान है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। ठीक है, कोईडकनाल कहाँ पे है? तो यह पश्चिमी घाट की पालनी श्रेणियों में स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी नगर है। ठीक है, कोईडकनाल कहाँ पे है? तो कोईडकनाल ये केरल में पाया जाता है। पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो पूर्वी घाट की 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, सेवराय की पहाड़ी और जावेरी की पहाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में भारतीय मरुस्थल के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। भारतीय मरुस्थल, ठीक है, भारतीय मरुस्थल की स्थिति के बारे में बात करें तो जो भारत का मरुस्थल है वह थार का मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। विशेषताएं, यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से कम भी वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है और वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। भारत के मरुस्थल में नदियों की बात करें तो वर्षा ऋतु में दौरान कुछ नदियाँ दिखाई देती हैं जो पर्याप्त जल न होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुँच जाती और बालू में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। लूणी नदी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है। किसके? भारतीय मरुस्थल की। भारतीय मरुस्थल में जो भू आकृतियाँ बनती है उसके बारे में बात करें तो इसमें बरकान की एक भू आकृति बनती है। बरकान क्या कहलाता है? तो बरकान जो एक अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं जिनका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रों में होता है, ऐसे बनते हैं बालू के टीले अर्धचंद्राकार की तरह। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं, ऐसे बनते हैं। लंबवत टीले, यह मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान सीमा के पास पाए जाते हैं। लंबवत टीले कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारत पाकिस्तान सीमा के पास पाए जाते हैं। जैसलमेर में बरकान के समूहों को प्रमुखता से देखा जाता है। नहीं, बरकान के समूह को कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो राजस्थान के जैसलमेर में बरकान के समूह देखने को मिलते हैं। लंबवत टीले कहाँ देखने को मिलते हैं? तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भाई? अगला वीडियो नहीं, अगला पॉइंट्स, अगला टॉपिक है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है और इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और इसी के समानांतर जो पूर्वी तट हैं और पश्चिमी तट
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट किसे कहेंगे? तो जो समुद्र से जुड़ा हुआ उसको तट कहेंगे, किनारा हो जाता है। यह पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है, यानी पश्चिमी तट कहाँ पे है? तो यह पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इसके मुख्य 3 भाग, यानी कि पश्चिमी घाट के 3 भाग हैं। कौन कौन से? कोंकण है, कन्नड़ है और मालाबार तट है। कोंकण का जो सबसे उत्तरी भाग है, ये वाला भाग कोंकण हो जाएगा, फिर उसके बाद कन्नड़ होगा, उसके बाद मालाबार तट होगा। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो कोंकण जो है उत्तरी भाग है, ये कहाँ पे है? उत्तरी भाग मुंबई गोवा में है। कन्नड़ का मध्य भाग जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये मालाबार तट जो है दक्षिण में, ये कहाँ पे है? केरल में है। पूर्वी तट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ फैला यह मैदान चौड़ा और समतल है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। ठीक है, ये जो भाग आता है ये उत्तरी सरकार है और ये कोरोमंडल तट है। ठीक, तो उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा गया है, इसको उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। मुख्य विशेषता की बात करें पूर्वी तट की, तो मुख्य विशेषता यह है पूर्वी तट की, यहाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी 2 नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, 2 नदियाँ नहीं, बड़ी नदियाँ। कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियाँ जो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और इसमें महानदी भी बनाती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये किस नदी से डेल्टा बनाती है? तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी। एक चीज़ ध्यान देनी है, पूर्वी तट और पूर्वी घाट। पूर्वी तट और पूर्वी घाट पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, पूर्वी घाट क्या हो जाता है? तो तट से कैसे समझेंगे? पूर्वी तट, तट हम समझेंगे जो समुद्र से सटा हुआ है, और पूर्वी घाट क्या है? कि तट से सटा हुआ जो है वो पूर्वी घाट है। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या है? भारत के द्वीप समूह की बात हो रही है। ठीक है, भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो भारत के मुख्य स्थल भाग के अतिरिक्त 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहला लक्षद्वीप समूह, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बात करेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह स्थित कहाँ पे है? तो यह केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की संरचना, लक्षद्वीप का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पुराना नाम क्या था इसका? तो पहले लक्षद्वीप जो अभी नाम है ना, पहले इसका नाम लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1973 में इन तीनों को एक साथ मिला के क्या नाम दिया गया? लक्षद्वीप नाम दिया गया। लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 से इन सबको मिला के क्या नाम रख दिया गया? लक्षद्वीप नाम रख गया। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र से छोटा क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रशासनिक मुख्यालय इसका कवरत्ती द्वीप है, यहाँ का प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ की विशेषता क्या देखने को मिलती है? तो लक्षद्वीप के जो पादप और जंतुओं की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। पिटली द्वीप क्या है? पिटली द्वीप है, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य। लक्षद्वीप का एक क्षेत्र है जिसे हम पिटली द्वीप के नाम से जानते हैं, वहाँ पे मानव का निवास नहीं है, वहाँ पे क्या है? पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति कहाँ पे है? तो यह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई द्वीपों की एक श्रृंखला है। विभाजन, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। उत्तर में स्थित ये वाला भाग जो उत्तर में, उसको अंडमान कहते हैं, और दक्षिण में जो है निकोबार है। दक्षिण में निकोबार है, बार है दक्षिण में, और उत्तर में क्या है? अंडमान है, और यहाँ पे बार है। उत्पत्ति, निकोबार और अंडमान, उत्पत्ति कहाँ पे? ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर, यानी डूबे हुए पहाड़ियों की चोटियां हैं। ठीक है, निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर, यानी कि जो पर्वत श्रेणी जो आई थी हिमालय वाली ना, वहीं की डूबी हुई पहाड़ियों का श्रृंखला इसको कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति उसी से हुई है। महत्व क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो यह समूह देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु जो है, इसकी जलवायु विषुवत वृत्त के काफी करीब स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु कही जाती है। यह क्षेत्र घने जंगलों, विषुवतीय जलवायु का मतलब उष्णकटिबंध, यह क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ और जैव विविधता बहुत अधिक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और उसको किस नाम से जानते हैं? तो बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। वीडियो क्यों लगा रखा है? अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के भू आकृति विभाग और उनका महत्व। भारत के भू आकृति विभाग और उनका महत्व। यह स्पष्ट है कि भारत के सभी भौतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। ये विभाग मिलकर देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। जैसे उत्तर की पर्वतमाला जो है, इससे प्रमुख स्रोत, यहाँ से जल और वनों का मुख्य स्रोत प्राप्त होता है। महत्व क्या है इसका उत्तरी पर्वतमाला का? तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी जल प्रदान करती है और वन संपदा परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी मैदान की बात करें तो अन्न भंडार, इसे देश का अन्न भंडार कहा जाता है। सभ्यता का आधार, प्राचीन सभ्यताओं के विकास को यहीं से आधार मिला, क्योंकि यहाँ उपजाऊ भूमि और जल की उपलब्धता थी। पठारी भाग क्या करता है? तो पठारी भाग हमें खनिज भंडार प्रदान करता है, जो खनिजों से भरपूर है।
यह औद्योगिकीकरण के लिए इस क्षेत्र की विशेष भूमिका रही है। तटीय मैदान की या तटीय क्षेत्र या द्वीप समूह की बात करें तो यह क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान रखता है। तो भारत की ये विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। प्रत्येक विभाग को अपनी विशिष्टता है जो देश की अर्थव्यवस्था पर पर्यावरण को मजबूती प्रदान करती हैं। अब है कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाबर क्या है? नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण करते इसे भाबर कहते हैं। यहाँ नदियां भूमि के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, महान हिमालय, निम्न हिमालय, बाहरी हिमालय, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय, बाहरी हिमालय। तो कई नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच मालवा का पठार स्थित है। भारत के उन द्वीप समूहों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल भित्ति से बना है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए बांगर और खादर में। तो बांगर जो है सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी है। स्थान की बात करें तो बांगर का स्थान या मैदान का ऊंचा भाग है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। खादर जो है यह नदी के पास का निचला मैदान है जहां हर साल बाढ़ का नया पानी पहुंचता है। उर्वरकता की बात करें तो बांगर जो है यह कम उपजाऊ है, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, जबकि खादर जो है बहुत उपजाऊ होती है और खेती के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में अंतर बताइए। तो भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय बना प्रायद्वीपीय। हिमालय जो है यह एक युवा और बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत और इसकी चोटी बहुत ऊंची और नुकीली है। प्रायद्वीप की बात करें तो यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। यहाँ की पहाड़ियाँ कम ऊंची और गोलाकार तथा घाटियाँ चौड़ी हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से मिलकर बना तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसकी लंबाई लगभग इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। यहाँ पर सघन जनसंख्या, भरपूर पानी, उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य हिमालय पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसे मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल स्थित है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। मध्य उच्च भूमि के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मध्य उच्च भूमि जो है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर क्षेत्रों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है। भारत के द्वीपीय समूह पे संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। तो भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। एक लक्षद्वीप समूह अरब सागर में जो प्रवाल भित्ति से बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है। आकार में बड़े और निमज्जित पर्वत श्रेणियों का शिखर माना जाता है। तो यह था भारत का भौतिक वर्गीकरण से संबंधित हमने इसका अध्ययन किया और हमें जहां तक उम्मीद है बहुत ही बढ़िया नोट्स है। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हो, एमसीक्यूज भी दे सकते हो, किसी के लिए आपके लिए। प्रवाल का मतलब क्या होता है? प्रवाल फॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें क्या क्या पाया जाता है? तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी जो प्रवाल होते हैं इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। इन स्राव के द्वारा क्या होता है कि प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीलों के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट निकोबार द्वीप प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स आकार वाले रोधिका होते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं प्रवाल के बारे में, थोड़ा बहुत था, मैं नोट्स के माध्यम से समझते हैं। परिचय क्या है कि प्रवाल फॉलिप्स जो होते हैं वह कम समय तक जीवित रहते हैं। ये एक सूक्ष्म प्राणी होता है जो हमेशा समूह में रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के बारे में बात करें तो इनका विकास जो होता है प्रवाल्स का मुख्य रूप से छिछले तथा गर्म जल में होता है। कहाँ पे होता है? छिछले तथा गर्म जल में इनका विकास होता है। संरचना की बात करें तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी जो प्रवाल्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल जो होते हैं वह प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां जो होती हैं ये आपस में मिलकर एक टीले का निर्माण, ये बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। तो इनसे जो प्रवाल स्राव होता है और इनकी जो प्रवाल की अस्थियां होती हैं ये मिलकर क्या एक टीले का निर्माण करते हैं। ठीक है। प्रवाल के प्रकार, प्रवाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। 3 भागों में इनको बांटा गया है। प्रमुख उदाहरण क्या करें? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल रोधिका का उदाहरण, यानी ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। 3 तरह के होते हैं, प्रवाल रोधिका होता है, तटीय प्रवाल भित्ति होता है, प्रवाल वलय द्वीप होता है। इनको हम अगले पॉइंट्स में समझेंगे। प्रवाल वलय द्वीप क्या होता है? यह गोलाकार या हार्स यानी घोड़े के नाल के आकार वाली रोधिका होती है प्रवाल वलय द्वीप।
मुख्य अंतर की बात करें तो तटीय प्रवाल भित्ति क्या कहलाती है, तो यह सबसे सामान्य प्रकार है, यानी तटीय प्रवाल भित्ति जो होती है सबसे सामान्य प्रकार है। यह सीधे किनारे से निकलती है, इसे हम तट का विस्तार भी कहते हैं। ठीक है। प्रवाल रोधिका क्या होती है, यह तट से दूर होती है, इसलिए इसे रोधिका कहा जाता है, क्योंकि यह बड़े जहाज़ों को तट तक आने से रोकती है। यह सबसे विशाल संरचनाएं बनाती है, यानी कि प्रवाल रोधिका जो है यह तट से क्या होती है, बहुत दूर होती है। ठीक है। और यह विशाल संरचनाओं का भी निर्माण करती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसी का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप का बात करें तो यह प्रवाल वलय द्वीप तब बनता है जब किसी जलमग्न ज्वालामुखी या द्वीप के चारों ओर प्रवाल बढ़ते हैं और बाद में वह द्वीप बीच से पूरी तरह डूब जाता है, जिससे केवल प्रवाह का ही घेरा रह जाता है। तो लक्षद्वीप जो है इसी से बना है, प्रवाल वलय द्वीप से ही लक्षद्वीप का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके अंतर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है इन सब चीज़ों को, यहाँ से हम समझते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये रहा। चलिए, विशेषता क्या है, इनकी स्थिति के बारे में देखेंगे, लैगून के बारे में, दूरी और उदाहरण। तटीय प्रवाल भित्ति जिसे फ्रिंगिंग रीफ कहा जाता है, क्या कहलाता है तटीय प्रवाल भित्ति, यह तट से ही इंगित है। तटीय प्रवाल भित्ति तट से ही इंगित हो रहा है कि यह तट या द्वीपीय के बिल्कुल किनारे से सटी होती है। कहाँ पे, तट या द्वीप के बिल्कुल किनारे से सटी होती है, तट से नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रवाल रोधिका जिसे बैरियर रीफ कहते हैं, तो यह तट से दूर समुद्र में होती है। कहाँ पे होती है, यह तट से दूर समुद्र में होती है, जो ग्रेट बैरियर रीफ होती है। प्रवाल रोधिका, प्रवाल वलय द्वीप जो होता है, यह समुद्र के बीच में एक अंगूठी या घोड़े के नाल के आकार की होती है। प्रवाल वलय, वलय 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 वलय, अंगूठी पहन के वलय वलय वलय। लैगून, इसमें लैगून या तो नहीं होता या बहुत छोटा होता है, यानी तटीय प्रवाल भित्ति में लैगून या तो होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत छोटा होता है। प्रवाल रोधिका में लैगून, तट और रोधिका के बीच एक गहरा और चौड़ा लैगून होता है। प्रवाल वलय द्वीप, इसके बीचों बीच एक गहरा लैगून होता है जिसके चारों तरफ प्रवाल होते हैं। दूरी की बात करें तो यह जमीन से जुड़ी होती है, यह मुख्य तट से काफ़ी दूरी पर एक दीवार की तरह खड़ी होती है। प्रवाल वाला द्वीप, यह इसमें कोई मुख्य द्वीप नहीं होता, यह बस प्रवाल का घेरा होता है। उदाहरण, तटीय प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, प्रवाल रोधिका ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, और प्रवाल वाला द्वीप जो है लक्षद्वीप के समूह में आता है। ठीक है। तो यह था हमारा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।